नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल। तो होपफुली अब आप लोग लय में आ गए होंगे पढ़ने के। और बहुत अच्छे से तुम लोग रिवीजन कर रहे हो। मैं जितने सवाल आपको करवा रहा हूँ उन सवालों को ध्यान से समझ रहे हो। ठीक है, उनको आत्मसात कर रहे हो, उसकी पूरी थ्योरी को अपने अंदर ले रहे हो, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं इलेक्ट्रोस्टेट कंप्लीट जब कर लूँगा तो उसके बाद आप लोगों को एक सलाह दूंगा, एक सजेशन दूंगा मैं आपको, कि मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस दूंगा वो कीजिएगा। मतलब आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा जो मैं आपको सवाल दूंगा, क्योंकि इस कोर्स के बाद मैं आपको बता दूं कि आपको कोशिश करना है कि CSIR नेट में जो भी इलेक्ट्रोस्टेट के सवाल आए हैं उनको ढंग से प्रिपरेशन करें आप लोग। और वो तब करना है जब मैं कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टेट आपको बता दूंगा। 2011 से 2023 तक जितने भी सवाल CSIR नेट में आए हैं इलेक्ट्रोस्टेट के, वो सभी सवाल आप लोगों को करने हैं। ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। फिलहाल हम लोग हमारी क्लास के ऊपर आते हैं और आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या करवाया था। जहाँ तक मुझे याद है, गाउस लॉ को यूज करके मैंने स्फेरिकल शेल की बातें की थी। ठीक है ना। स्फेरिकल शेल का मतलब ये होता है कि खाली स्फेयर जिसके अंदर कोई मास नहीं होता, जस्ट लाइक प्लास्टिक की बॉल। जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, ठीक वैसे ही स्फेरिकल शेल यहाँ पर काम करता है। ठीक है। नाउ अब हम लोग सॉलिड स्फेयर की बात करेंगे आज। स्फेरिकल शेल में तो अंदर कोई मास था नहीं, इसलिए अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आया नहीं था। बट ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर सेम एज इट इज स्फेरिकल शेल जैसा सॉलिड स्फेयर में आपको देखने को मिलेगा। बस अंतर यह है कि सॉलिड स्फेयर के अंदर चार्जेस हैं। तो अंदर चार्ज होने की वजह से यहाँ पर बेसिकली अंदर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राइटेरिया। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 था, तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे आता हूँ। सवाल नंबर 4। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अब आपको करना क्या है। अ सॉलिड स्फेयर a solid sphere, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का मतलब समझ लो क्या होता है। यूनिफॉर्मली मतलब उसके हर तरफ चार्जेस है, उसके वॉल्यूम में भी चार्जेस हैं, सरफेस पर तो खैर है ही सही। तो इसलिए इसको बोल देंगे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर लाइक क्रिकेट बॉल, जैसा मैं आपको समझाया था। बिकॉज कैलकुलेट या फिर इज हियर, यहाँ पर हम लोग उसकी कल्पना करेंगे। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड intensity in three regions, in three regions r greater than r less than r and r equal to r। वही सेम सवाल है बेटा, सेम। हैविंग चार्ज डेंसिटी रो, समझ गए। सेम क्वेश्चन है, बस केवल उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया, और कुछ नहीं है। तो सॉल्यूशन भी सेम होगा, बस अंदर वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम चार्ज जाएगा सरफेस चार्ज की जगह। हैविंग चार्ज डेंसिटी रो, सिंपल। तो इस सवाल में और कल के सवाल में ज्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वही सॉलिड स्ट्रक्चर है और वही स्फेरिकल स्ट्रक्चर है।
और उसमें वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम जानते हैं डी आर आर के प्लस आर डी थीटा, थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाइव एंड फाइव केप ऑल्सो, ठीक है। और वही हम लोग यहाँ बोलेंगे कि रो इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे कल तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेकर सरफेस कहा था, बाकी इधर वही आएगा। और इसमें हम लोग देखते हैं कि रो इज इक्वल टू बेसिकली होता क्या है, कंप्लीट चार्ज अगर क्यू है, कंप्लीट वॉल्यूम वी है, तो वो उस तरह से बोलेंगे। तो कंप्लीट चार्ज अगर क्यू है और कंप्लीट वॉल्यूम स्फेयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, क्योंकि उसकी रेडियस कैपिटल आर हम लोग काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आई सॉरी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है, उसका वॉल्यूम एलिमेंट कितना हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, वही सेम चीजें कल मैंने आपको समझाई थी, बस कल सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन रीजन यहाँ पर मैं लेने वाला हूं जिससे कल लिए थे। पहला रीजन है आर ग्रेटर देन आर, ध्यान से समझना, आपका जो स्फेयर है वो इतना सा है और इसमें वॉल्यूम चार्जेस भरे हुए हैं और ये वॉल्यूम स्प्लिट है कहाँ तक, इतना। तो मैं इसको ऐसे समझ लेता हूं कि यहां से लेके यहां तक है ये कैपिटल आर। अब पहला रीजन है कि अगर स्मॉल आर डिस्टेंस, जो कि थोड़ा बाहर की तरफ हम लोग मान रहे हैं स्मॉल आर डिस्टेंस, तो यहाँ पर हम लोग ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जहां पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मैं उसके आसपास एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ नहीं कर सकता जैसे मैंने कल की थी। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के अराउंड उतने ही रेडियस का एक सिमेट्रिक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस में यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ। इस गाउसियन सरफेस में एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्लक्स निकालना है, तो ये छोटा सरफेस एलिमेंट ds है। इस सरफेस एलिमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, जहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या रहेगी 0 डिग्री यहाँ पर काउंट की जा सकती है। और ds तो खैर यहाँ पर है ही सही अपने हिसाब से, ds तो सिंपल है यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों एक बात देखो कि यहाँ पर हम लोग जब गाउस लॉ लगाएंगे जैसे हमने कल लगाया था, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। फॉर द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन द फ्लक्स exerted from this closed surface is simply equal to the charge enclosed in it upon the epsilon naught. It's very simple, it's very easy। तो हम यहाँ पर जब वही ds बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो है वो भी r डायरेक्शन में है और उसका डायरेक्शन कितना है r कैप में। सरफेस भी मैं r कैप में ही लूंगा और r कैप का सरफेस मैंने आपको कल भी बताया था कि r को छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर लिखा है। तो फाई और थीटा वाला मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसी के साथ आपका बराबर लगाना है क्यू एनक्लोज्ड के अंदर हमारे पास जो है वो है रो dv, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ जो लगाते हैं वो होता है जो गाउसियन सरफेस का है। So this surface area is for the Gaussian surface and this volume is for the enclosed charge by Gaussian surface. Enclosed charge in Gaussian surface। तो प्यारे बच्चों गाउसियन सरफेस स्मॉल r डिस्टेंस तक फैली हुई है, इसीलिए यहाँ पर जो हम लोग देखो r डॉट तो 1 हो गया, तो ई आर तो बाहर आ गया, बट यहाँ पर जो एरिया निकलेगा आप जब इसमें डबल लिमिट लगाओगे थीटा की और फाई की, तो थीटा और फाई की लिमिट तो पूरी हो जाएगी 0 से पाई 0 से 2 पाई, तो वही फेमस इंटीग्रेशन वो बन जाएगा और आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो वही इसका सरफेस एरिया कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ मैं स्मॉल आर स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ वो गाउसियन सरफेस के लिए कर रहा हूँ और गाउसियन सरफेस स्मॉल आर डिस्टेंस पर ही है। अब यहाँ पर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पर रो लिख रहा हूँ, रो वेरिएबल नहीं है, रो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ जो वॉल्यूम में लिखने वाला हूँ वो वॉल्यूम लिखूंगा मैं
कैपिटल आर वाला, क्योंकि गाउसियन सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो चार्ज कैपिटल आर डिस्टेंस तक ही तो फैला हुआ है, इसलिए कैपिटल आर तक मैं यहाँ लूंगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। खत्म काम। बस इसमें आपका 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, दोनों कट जाएंगे। और फिर इस स्थिति में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इन द आर डायरेक्शन, मतलब जो आर डिस्टेंस पर है, वो हो जाएगा रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। खत्म काम। तो ये इन टर्म्स ऑफ रो हो गया। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ क्यू निकालता हूं तो मैं क्या इसको नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं। तो जैसे मैं ये वैल्यू पुट तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर करके आ जाएगा, जैसा कि आप लोग को फेमस है, और वो आर का डायरेक्शन में ही है, तो ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है। दूसरा आर केप लगाओ तो लगा दो, वरना कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आर डायरेक्शन में। दूसरा है आर इज इक्वल टू आर क्यूब पर। तो अगर मैं दूसरा लेता हूं यहाँ पे केस, जहां पर मैं ये बोलता हूं कि r इज इक्वल टू आर पर निकालिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, यही फॉर्मूला है। यहाँ पर आप r इज इक्वल टू आर पुट कर दीजिए, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा, आपका पहला इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा r डायरेक्शन में। ठीक है, वो क्या आएगा, रो आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कटा तो आर बचेगा। सो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट करके ये आएगा। इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, पर कोई बात नहीं, हमारी क्लास ऑन ही रहेगी। शायद मेरा चेहरा आपको ना दिखे पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बच्चों हमारे पास रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट जो भी है, फिर इसको मैं रो की वैल्यू पुट करके अगर मैं क्यू की टर्म्स में निकालूंगा तो वही के क्यू अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन जाएगा, और वो डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी आर स्क्वायर। इस सवाल में जो नई बात है वो नई बात ये है बेटा कि आपका जो स्फेयर है अब वो अंदर की तरफ भरा हुआ है। तो मैं अगर तीसरा केस लेता हूं अंदर की तरफ, तो यहां से लेके यहां तक तो खैर आपके चार्जेस भरे हुए हैं, बट मैं जो निकालना चाह रहा हूं वो यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ स्मॉल आर डिस्टेंस पे। लाइट आ गई तो अब आपको भी दिख जाऊंगा मैं। तो ये यहाँ पर मैं एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो नई बात यही है, समझ में आई बात? नई बात क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब कैसे आएगा थोड़ा समझना बच्चों। यहां पर हम लोग गाउस लॉ लगाएंगे तो ई डॉट डी एस तो यहाँ करेंगे ही करेंगे। मैं फिर से बोल दूं, यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो गाउसियन सरफेस का होता है, और फिर यहाँ पर हम रो डी वी लिखते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो वॉल्यूम है वो किसका वॉल्यूम है? जितना चार्ज गाउसियन सरफेस ने एनक्लोज्ड कर रखा है। तो जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ वो 4 पाई आर स्क्वायर करके ही आएगा, क्योंकि गाउसियन सरफेस स्मॉल आर डिस्टेंस तक है, और गाउसियन सरफेस ने जितना चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा है वो एनक्लोज्ड चार्ज इतना है, वो एनक्लोज्ड चार्ज इतना ही है, मतलब स्मॉल आर डिस्टेंस तक फैला हुआ है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर वो नहीं गया हुआ है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मैं यहाँ रो तो कांस्टेंट मान लेता हूँ, बट जो मैं वॉल्यूम लिखने वाला हूँ वो उस स्फेयर का वॉल्यूम है जो केवल स्मॉल आर डिस्टेंस तक फैला हुआ है। तो इस स्थिति में आपका 4 पाई से 4 पाई गया, आर से आर चला गया, और इन टर्म्स ऑफ दिस आई कैन से दैट देयर इज द रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। डायरेक्शन तो कोई आर के भी रहेगी, उसकी वो प्रॉब्लम नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ क्यू लिखूंगा मैं, तो इन टर्म्स ऑफ क्यू में मुझे क्यू पुट करना पड़ेगा, तो खैर के क्यू आर अपन आर क्यू भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आर केप में रहेगा अगर मैं वेक्टर रूप में लिखूं। समझ में आ गई बात प्यारे बच्चों? तो ऐसे समझना है। ये वॉल्यूम और सरफेस का मैं आपको फिर से एक बार आइडिया दे दूं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले सरफेस एरिया का और ये वॉल्यूम का, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जब मैं सरफेस सोल्व करता हूं तो सरफेस में 0 से लेके पाई थीटा की लिमिट लगाते हैं, और 0 से लेके 2 पाई फाई की लिमिट लगाते हैं। ठीक है, और सरफेस एरिया आर डायरेक्शन में होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। सो दिस इज द सरफेस एरिया, दिस इज द क्लोज सरफेस एरिया, दिस इज द क्लोज सरफेस एरिया।
तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो आर स्क्वायर तो खैर बाहर आ जाएगा, बट जब थीटा सोल्व करेंगे जीरो से लेके पाए, साइन थीटा डी थीटा, ये एक्स्ट्रा मैं समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो ये एक और तरीका है सरफेस और वॉल्यूम निकाल लेगा। और फाई की लिमिट लगा रहा हूँ मैं जीरो से लेके 2 पाए और डी फाई। साइन थीटा को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो होता है माइनस कोस थीटा, और जब डी फाई को करते हैं तो फाई होता है जीरो से लेके पाए। और यहाँ पर फिर अपर लिमिट पुट करते तो कोस पाई मतलब -1, तो ये +1, माइनस माइनस प्लस तो ये +1, ठीक है। कोस जीरो का मतलब 5 में पुट करते तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कुल मिला के 2 दूनी 4, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर आ गया। इसके अलावा अब अगर मैं वॉल्यूम सोल्व करता हूँ आपके लिए, केवल ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज इसको जरूरत नहीं थी। वॉल्यूम में 3 चीज वेरी करती है, जीरो से लेके जहां तक भी आपको वॉल्यूम निकालना है, कैपिटल आर तक निकालना है, कैपिटल आर तक, स्मॉल आर तक निकालना है, स्मॉल आर तक। सपोज मैं स्मॉल आर तक निकालता हूं तो स्मॉल आर तक की लिमिट आर की लग जाएगी, थीटा की लिमिट तो फिक्स है और फाई की लिमिट भी फिक्स है। वॉल्यूम के लिए मैं आपको पहले बोल दूं आर स्क्वायर 3 चीजें वेरी करेगी, ठीक है। तो तीनों वेरी करा दी, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जो जो भी लिखा हुआ था उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर। पहले हम आर को इंटीग्रेट करेंगे तो वो हो जाएगा r³/3, और जीरो से लेके आर, कैपिटल आर तक अगर इंटीग्रेट करना है तो कैपिटल आर तक लिमिट लग जाएगी, जहां तक का वॉल्यूम निकालना है वहां तक की लिमिट लगा दो। अब वही है साइन थीटा और फाई, साइन थीटा और फाई इसका वैल्यू मैं ऊपर सोल्व करा चुका हूँ, 4 पाई आता है, तो जबरदस्ती बार बार सोल्व नहीं करना, 4 पाई आएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 4/3 पाई r³। बताओ, ये तुमको मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया। अब मैं ये अगर आपने समझ लिया तो अब वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाले जो सवाल है वो आप कर सकते हो आराम से। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाले सवाल का तात्पर्य ये है कि अब चार्ज डेंसिटी रो जो है ना वो बाहर नहीं निकालूंगा मैं। रो जो चार्ज डेंसिटी है वो आर या थीटा किसी पर डिपेंड होगी वेरिएबल पे, तो वो इंटीग्रेशन में ही रहेगी अंदर, उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे। यहाँ तो मैंने रो को बाहर निकाल दिया और डीवी के अंदर जो भी वेरिएबल्स थे उनको इंटीग्रेट कर दिया, बट अब रो भी इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगा और वो भी इंटीग्रेट होगा, उसे बोलते हैं वेरिएबल चार्ज डेंसिटी। तो उसके सवाल हम लोग करते हैं, तो लिखो सवाल नंबर 5। A ball of radius r carries a positive charge whose volume density depends only on वॉल्यूम डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ना, वॉल्यूम डेंसिटी डिपेंड्स only on सेपरेशन आर। देख लो, अब ये जो चार्ज डेंसिटी है ये कांस्टेंट नहीं है, ये आर पे डिपेंडेंट है फ्रॉम द बॉल। बॉल सेंटर, तो ये आर कहाँ से नाप रहे हैं हम लोग, बॉल के सेंटर से नाप रहे हैं। और किस तरह से डिपेंड कर रही है वो मैं आपको दिखा दूँ। रो इज इक्वल टू रो नॉड 1 माइनस आर अपॉन आर, इस तरह से डिपेंड कर रही है। वेयर आर इज कांस्टेंट, आर यहाँ पे आपको कांस्टेंट दे रखा है। अज्यूमिंग द रिलेटिव परमिटिविटी
of the ball and the and the environment to by equal to unity. मतलब एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है, एप्सिलॉन की बात कर रहा है वो। अरे वो यूँ कह रहा है कि रिलेटिव परमिटिविटी आपको लेनी है, ठीक है, और वो एनवायरनमेंट मतलब कि इस तरह से वो वन है, तो वो वैक्यूम की बात कर रहा है। खैर वो तो तुमको उलझाने के लिए दे रखा है उसने, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको समझा दूँ। नॉर्मली रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन, हाँ, किसी भी परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से करके एक फॉर्मूला सा होता है। अब इसमें क्या है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जो रो होती है ना, किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी रो होती है ना, एप्सिलॉन होती है, वो होती है एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई विद एप्सिलॉन नॉट, ऐसा करके कुछ होती है। ये नॉर्मली किसी मीडियम की परमिटिविटी कहलाती है। ये होती है परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, ये होती है रिलेटिव परमिटिविटी करके कुछ, इसको हम बोल देते हैं। अब इसने सवाल में क्या उलझा है आपको, अज्यूमिंग दैट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द बॉल, आपको एप्सिलॉन आर को अज्यूम करना है, एंड द एनवायरमेंट क्या लिखा हुआ है देखो, वापस पढ़ता हूं मैं, एनवायरमेंट टू बाय इक्वल टू यूनिटी, और ये उस एनवायरमेंट में जिसकी वैल्यू वन है, मतलब परमिटिविटी की बात हो तो वैल्यू वन है। तो अरे इन शॉर्ट हुआ क्या, एनवायरमेंट की परमिटिविटी द परमिटिविटी इन द वैक्यूम के बराबर ही तो हो गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, हटाओ इसको, अभी तो केवल आपको उलझाने वाली बातें थी और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सीधी सी बात है, वो एप्सिलॉन नोड की बात कर रहा है और कुछ नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, टू बाय इक्वल टू यूनिटी, टू बाय इक्वल टू यूनिटी, फाइंड पहला सवाल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सवाल वही की वही है, बस केवल आपको रो वेरी करवा दिया और कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ एज अ फ्लक्स ऑफ द as a flux of the distance r both inside and outside of ball, both inside and outside। और सवाल नंबर बी ये है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ई मैक्स, द मतलब ऐसी कौन सी डिस्टेंस है जहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ई मैक्स
and the corresponding distance and the chorus बस मतलब किस डिस्टेंस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिलने वाली, दोनों तरह से आपको सोल्व करना है। तो वही मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट लगा देंगे, खत्म काम, आर के रेस्पेक्टिव में आपका काम हो जाएगा। फिलहाल तो ये है कि देखो पहले हम ए नंबर सवाल करते हैं। पहला ए नंबर सवाल पे उसने इनसाइड की बात की है, तो मैं इनसाइड की बात करूँगा, मतलब आर लेस देन आर की ही बात करूँगा। वही फंडा है कि एक स्फेयर है, कैपिटल आर उसकी रेडियस है, स्मॉल आर डिस्टेंस तक वो जा रहा है जहाँ पे आपको निकालना है। तो जो वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो वो तो खैर बाहर आ जाएगा हमेशा की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो वेक्टर तो खैर वो आर डायरेक्शन में होता है तो वो उसको वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ जो डी एस है वो गाउसियन सरफेस का रहेगा, तो वही आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव, और यहाँ पर रो अ वेरिएबल है इसलिए रो को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, और चार्जेस जो है वो केवल स्मॉल आर डिस्टेंस तक है गाउसियन सरफेस में, तो इसलिए लिमिट उस तरह से लगा देंगे और रो की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। रो नोड क्या था वो, 1 - आर अपॉन आर, दिस इज द रो, एंड डीवी मतलब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव अपॉन एप्सिलॉन। बस यही है तुम्हारा आंसर, यही तो करना था, कितना आसान है। बस वेरिएबल रो है आपका, इसीलिए उसको आपको इंटीग्रेशन के अंदर रखना है, एंड दिस इज योर आंसर। अब सोल्व कर लो यार, इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है यार, आपको सोल्व करना है इसको, केवल आपको इंटीग्रेशन ही तो सोल्व करना है, ज़्यादा कोई बड़ा टास्क थोड़ी है। ठीक है, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लो, साइन थर्टी से डी फाइव का 4 पाई होता है, इधर रो नोड अपॉन एप्सिलॉन नोड को बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर को एक बार ले लो अंदर, कैपिटल आर तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो आर वाली टर्म्स को आर के साथ इंटीग्रेट कर दो, थीटा वाली टर्म्स को थीटा के साथ इंटीग्रेट कर दो, और फाइव वाली टर्म तो बेचारी एक अकेली टर्म पड़ी है यार, उसको तो अकेले से इंटीग्रेट कर देना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो करके देखो, मैं तो करके दिखा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो 2 मिनट लगेंगे करने में, तुम लोग खुद भी तो करा करो कुछ। ठीक है, कर लेना, मैं आपको दिखा दे रहा, मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो शायद कुछ तकलीफ महसूस करते हैं। तो यहाँ तो खैर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ मैं इंटीग्रेशन के अंदर पहले आर की टर्म को लेता हूँ, खैर रो नोट अपॉन एप्सिलॉन नोट तो कांस्टेंट ही है, उसको तो बाहर निकालना ही है। थीटा और फाइव में कोई जोर नहीं है, थीटा और फाइव की टर्म वही है जो हर बार आती है, तो मैं 4 पाई उसको ऑलरेडी लिखता हूँ थीटा और फाइव की। बस आर की टर्म में डिफरेंस है, तो जीरो से लेके आर तक वो होगा इंटीग्रेट, उसमें आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर यहाँ, और यहाँ पे आर अपॉन आर, आर स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ पे आर 4 करके हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लो, 4 पाई से 4 पाई तो क्या कटेगा ही कटेगा, और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आर क्यूब अपॉन 3 माइनस आर 4/5, 4×5 20, तो हो जाएगा आर 5/20 आर, और यहाँ से जो आर स्क्वायर है उस आर स्क्वायर को मैं अंदर भेज दूंगा इधर, आर स्क्वायर को मैं इधर अंदर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल देयर इज समथिंग मिस्टेक, आर था, सॉरी 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 सॉरी, दिस विल बी गलत, ये क्या आर क्यूब है, मैंने गलती से वो गलत लिख दिया, तो ये वाला हिस्सा गलत हो जाएगा।
ठीक है, इस हिस्से में क्या आना चाहिए था, आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन आता वो आर 4 अपॉन आर 4। फिर मैं यहाँ से आर को अंदर भेजता तो मेरे पास क्या आता वो, फिर मैं आर बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो ये आर बाहर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो अंदर बचेगा 1/3 माइनस R/4, दैट्स इट। ठीक है, और आर के डायरेक्शन में ये रहेगा। ओके, ये आपका आंसर आ गया। दूसरा केस वैसे उसने पूछा नहीं है, बट अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा, मैं अगर R इज इक्वल टू आर को पूछता तो फिर यहाँ पे आपको ई आर लेना पड़ता, और फिर ई आर होता ई आर अपॉन एप्सिलॉन नोड 1/3 -1 -4 जो भी है वट एवर, तो ये हो जाता रो नोड आर अपॉन 12 एप्सिलॉन नोड, खत्म। फिर उसके बाद में आर ग्रेटर देन आर वाला दूसरा केस तो खैर उसने पूछा ही है, तो आर ग्रेटर देन आर वाले में बस ये रहेगा कि गाउसियन सरफेस जो है ना वो बाहर बनेगी, तो गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया जो है वो स्मॉल आर तक ही रहेगा, बट गाउसियन सरफेस जितना चार्ज एनक्लोज कर रही है वो कैपिटल आर तक रहेगा। तो उसमें ये रहेगा कि यहाँ जो लिमिट लगाओगे आप गाउसियन सरफेस की, वो तो खैर आर तक ही रहेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो रहेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। बट यहाँ जो चार्ज एनक्लोज लिमिट आप लोग लगाने वाले हो, वो चार्ज एनक्लोज 0 से लेके कैपिटल आर तक ही लगेगी, यहाँ पे स्मॉल आर तक नहीं लगेगी, जैसा कि आप लोग समझते हो स्मॉल आर तक। एक मिनट में ओके, तो समझ में आ गई आपको बात। तो बस वही सवाल है, बस 0 से लेके पाए और 0 से लेके 2 पाए कर देना है आपको, और यहाँ पर अब वही रो नोड अपॉन एप्सिलॉन नोड 1 माइनस आर अपॉन आर। हेलो, हाँ तो बच्चों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी रिकॉर्डिंग में, एक्चुअली मैं कुछ समझा रहा था आपको, रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो मैं आपको वापस से बैक स्लाइड पे लेके जाता हूँ। तो मैं यहाँ था एक्चुअली कि मैं आपसे कह रहा था कि आर ग्रेटर देन आर पर अगर हमको निकालना है, तो मैंने ये पूरा समझा दिया था, बट वो रिकॉर्ड हो नहीं पाया, मैं आपको फिर समझाता हूँ। आर ग्रेटर देन आर के ऊपर जब हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 0 से लेके आर, बाकी थीटा और फाई की लिमिट में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो थीटा और फाई की लिमिट में अगर चेंजेस नहीं है तो हम थीटा और फाई जो है साइन थीटा डी थीटा इसको अलग से लिख देते हैं, बिकॉज इसकी बहुत फेमस वैल्यू है, मैंने आपको पहले बहुत बार सॉल्व करवा दी। तो इसकी 4 पाई वैल्यू में बाहर निकाल लेता हूँ, केवल आर को जो है ना वो हम इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 से लेके आर को हम केवल आर वाले टर्म्स ले लेते हैं, रो नोड अपॉन एप्सिलॉन नोड जो है ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और आर वाला जो टर्म है मतलब इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर स्क्वायर अंदर लेंगे डी आर के साथ, और सिंपली आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पर जो आर क्यूब अपॉन आर है उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा R/4/4R, तो आर से आर कैंसिल, तो आर क्यूब बचेगा। तो ये सोल्व कर लीजिएगा आप, मैंने इसको पूरा सोल्व किया नहीं, तो इसको सोल्व करके आपका क्या आ जाएगा, ई आर आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस स्मॉल आर, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा। जैसा कि ये पीछे सवाल आप लोग पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा था, मैक्सिमम इंटेंसिटी
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, वो भी मैक्सिमम। ई मैक्स आपको यहाँ पर निकालना है। इसके करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी आपको निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन काम में लेंगे। चलिए, अब सवाल ये है कि मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में काम में लेनी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर कांस्टेंट है, ये तो आर के ऊपर वेरी कर ही रहा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर के ऊपर वेरिएबल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आर के ऊपर वेरिएबल है, तो कौन सा लिमिट है। तो एक बहुत कॉमन सेंस चीज है, मैंने आपको लिखाया भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो कम होता जाएगा। तो मैं ऐसा मान लूं कि सेंटर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा होगा, सेंटर से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो सिंपल है। हम वो केस लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन आर वाला है, मतलब इनसाइड द स्फीयर वाला केस हम लोग यहाँ पे लेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो जो इनसाइड द स्फीयर वाला केस है वो ये वाला केस है। इस केस में मैंने आपको देख लो ई आर निकाल के दिखा दिया, और ये इनसाइड द स्फीयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे लिया, और वही मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन काम में लिए। उसके अंतर्गत मैंने आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर पुट किया, तो और बाकायदा इसको डिफ्रेंशिएट किया आर के रेस्पेक्ट में, तो ये आया जीरो के बराबर पुट किया। तो जो डिस्टेंस निकली वही डिस्टेंस आर मैक्स कहलाएगी, क्योंकि उसी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाला है। तो मैंने इसको सोल्व किया, ये कांस्टेंट था, ये जीरो के बराबर चला गया, इसको यहाँ भेजा, तो सोल्व करके आर इज इक्वल टू 2r/3 आया, वही आर मैक्स है। इस आर मैक्स को जब मैं यहाँ पे रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपको दिख जाएगा जब मैं आर की जगह आर मैक्स पुट करूंगा, दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर मैंने इस आर मैक्स की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो सोल्व करने पर मुझे ये मिल गया, दैट्स इट। तो यही तुम्हारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक और सवाल मैंने आपको दिया है जो जिसमें वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इसने केवल इनसाइड द स्फीयर पूछा है, आउटसाइड द स्फीयर नहीं पूछा। सिंपल सवाल है, रो की डिपेंडेंसी आर के ऊपर आपको बखूबी दिख रही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात है भी नहीं, आराम से इस सवाल को कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि इनसाइड क्या होता है, वो मैं आपको वापस एक बार दिखा देगा, देखो कैसे करते हैं इनसाइड। तो इनसाइड के लिए मैंने क्या किया था, वापस समझना कि जैसे ये मेरा था स्फीयर और ये है कैपिटल आर डिस्टेंस तक, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, समझ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इन यहाँ गाउसियन सरफेस आएगी, तो अंदर आपने गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर रखी, तो 4πr² सरफेस एरिया फॉर द गाउसियन सरफेस। फिर यहाँ पर रो आएगा, अब रो वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम लोग पहले इंटीग्रेशन लगाएंगे, बिकॉज रो डी भी लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे। यहाँ पर आपको वो लिमिट लगानी है जो जितना चार्ज गाउसियन सरफेस ने कवर कर रखा है, तो गाउसियन सरफेस ने केवल स्मॉल आर डिस्टेंस तक इतना ही चार्ज कवर कर रखा है गाउसियन सरफेस के अंदर अंदर, तो वही लिमिट लगानी है। बाकी जीरो से लेके पाए थीटा की लिमिट में कोई चेंज नहीं है, फाई की लिमिट में भी कोई चेंज नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर रो की वैल्यू पुट करेंगे, रो की वैल्यू आपको दे रखी है के आर, बाकी डीवी पुट करना पड़ता है, तो डीवी कितना है r² साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होता है ये फॉर्मूले में, खत्म काम। वापस साइन थीटा डी थीटा डी फाई का वैल्यू फिक्स 4 पाई है, तो ई मल्टीप्लाई विद द 4 पाई r² विच इज इक्वल टू द 4 पाई, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू 4 पाई है ही सही, और k अपॉन एप्सिलॉन नॉट में कोई बड़ी बात नहीं, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। केवल r की डिपेंडेंसी को रखेंगे हम लोग, तो r की डिपेंडेंसी r³ dr यहाँ पर आपको मिल जाएगी देखने को। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये बचेगा आपका केवल k अपॉन एप्सिलॉन नॉट
आर की पावर 4/4, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आर स्क्वायर से ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आर स्क्वायर बचेगा। तो बहुत सिंपल सवाल था। कुल मिला के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आर डिस्टेंस पर कितना निकल जाएगा, के आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन, है ना आसान सवाल। इसलिए बोलता हूँ मैं आसान सवाल आते हैं, समझते ही नहीं हो तुम। अब मैं होलो स्फेयर का सवाल करवाता हूँ। स्फेरिकल सिस्टम में लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल सिस्टम, और कल हम सिलेंड्रिकल सिस्टम के बहुत सारे सवाल करेंगे। सिलेंड्रिकल सिस्टम में समझेंगे कि आखिर जैसे स्फेयर में हम लोगों ने काम किया है, वैसा काम सिलेंडर में कर सकते हैं या नहीं, और बाकायदा हम कल सिलेंडर में ये सारा काम करेंगे। अब स्फेरिकल सिस्टम का लास्ट एग्जांपल बच रहा है होलो स्फेयर का। होलो स्फेयर मैंने आपको समझाया था पहले भी, जिसमें फुटबॉल की तरह बॉल होती है, सरफेस पे कुछ मोटाई तक चार्जेस रखे होते हैं। होलो स्फेयर क्या होता है बेटा, सवाल नंबर 6। अ थिक होलो स्फेयर, अ थिक किसी बुक में स्फेरिकल शेल ही बोलते हैं इसको, बट हाँ होलो स्फेयर होता है ये। अ थिक होलो स्फेयर, वैसे आप लोग तो रेडियस से समझ जाना। आप स्फेरिकल शेल होलो स्फेयर में कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल रेडियस से समझ जाना। आपको अगर 0 से लेके आर रेडियस दे रखी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब वो स्फेरिकल शेल है, चाहे वो कुछ भी लिखे एग्जाम में। और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है और किसी पर्टिकुलर रीजन तक चार्जेस भरे, मतलब कि ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक चार्जेस भरे, जैसे फुटबॉल में होता है ना, सरफेस मोटी होती है, तो ठीक वैसे ही अगर ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक चार्जेस भरे हुए हैं तो समझ जाना कि रो है, मतलब कि होलो स्फेयर है। मैंने देखा है किसी बुक में इसको स्फेरिकल शेल बोल दिया उन लोगों ने, बट नहीं, मैं इसको होलो स्फेयर ही बोलता हूँ। कैरीज अ चार्ज डेंसिटी। अब देखो, अगर स्फेरिकल शेल बोलने के बाद भी इसमें चार्ज डेंसिटी रो दे रखी है, इसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो हम क्यों इसको सरफेस वाला समझें। बाकायदा उसने बोल रखा है कि ए रीजन से लेके और बी रीजन तक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड in the free region, sorry, in the three regions in the three regions, वही नंबर पहला, r लेस देन a, नंबर दूसरा b, और नंबर तीसरा अरे समझ गए कि नहीं समझ गए। ये देखो, ये है एक डिस्टेंस, ये है दूसरी डिस्टेंस, और ये है तीसरी डिस्टेंस। अब तो समझ गए बा, ये नहीं समझ गए बा। ये तुम्हारे पास एक रेडियस है स्मॉल ए, ऐसे मत पहले काम करो, पहले ऐसे मत बनाओ, ऐसे एक ही दो रहने दो, मैं गाँव से सरफेस बना के दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। तो ये स्फेयर शेल ऐसा है कि यहाँ पर स्मॉल ए रेडियस है, इनर रेडियस, और एक स्मॉल बी रेडियस, आउटर रेडियस, और ए और बी के बीच में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भरा हुआ है बाकायदा रो। तो रेड कलर में बना रहा हूँ ना, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बना हुआ है। और 3 रीज़न है। तो पहला रीज़न तो है कि यहाँ पर गाउसियन सरफेस आपको ड्रॉ करनी है। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर गाउसियन सरफेस आपको ड्रॉ करनी है। और तीसरा रीज़न ये है कि
यहाँ पर गाउसियन सरफेस तीनों रीजन में लिमिट अलग अलग लगा दी जाएगी। सिंपल सी बात है। जब मैं पहले रीजन की बात करूंगा आर लेस देन ए की, तो ये आप समझो, जो मैंने ऑरेंज कलर में गाउसियन सरफेस ड्रॉ करी है वही है, तो मैं ऑरेंज कलर में लिखता हूँ इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया आएगा, तो वो तो खैर सिंपल सा 4πr² हो जाएगा। फिर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है गाउसियन सरफेस में, वो चार्ज यहाँ पर आ जाएगा क्यू एनक्लोज्ड। तो क्या लगता है अंदर के रीजन में यहाँ पे कोई चार्ज एनक्लोज्ड है? अरे नहीं है बचवा, जीरो चार्ज है। तो इस स्थिति में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बछुआ? बछुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बछुआ? जीरो आएगा, क्योंकि कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा क्या? दूसरा रीजन देखते हैं बछुआ। आर जो है वो, बिहारी लोग याद आ रहे हैं मेरे को, हमारे सर एक बिहारी, वो ऐसे ही बोलते हैं, बच्चे को बछुआ बोलते हैं। खैर छोड़ो। तो ये इस रीजन में हम लोग आते हैं। इस रीजन में बाकायदा आपके पास में येलो कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, तो मैं येलो कलर में ही लिखूंगा इस रीजन को। तो अब येलो कलर में लिखने के लिए केवल मैं आपको हिंट दूंगा लिमिट लगाने की। उस लिमिट से आप लोग समझ जाइएगा। क्या समझ गएंगे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और आर डिस्टेंस आपने येलो कलर तक बना रखी है, इसलिए 4πr² गाउसियन सरफेस एरिया है। अब गाउसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा है वो डिस्टेंस आपको लिखनी है। तो ये गाउसियन सरफेस है, इसने इतना चार्ज एनक्लोज्ड कर रखा है, जितना मैं येलो कलर से मार्क करूंगा ना, उतना ही चार्ज गाउसियन सरफेस में ड्रॉ कर रखा है। मतलब ए डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक ही चार्जेस का भराव है और कहीं तक नहीं है। तो ए डिस्टेंस से आर डिस्टेंस तक है। बाकी थीटा और फाई की लिमिट में कोई कंजूसी नहीं है, परफेक्ट लिमिट लगाई जाएगी उसकी, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ पे रो की वैल्यू पुट की जाएगी, रो डीवी अपॉन एप्सिलॉन। तो रो तो खैर आपका ये वेरिएबल है ही सही, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा और सुंदर करके लिखता हूँ यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 4πr², रो की वैल्यू पुट करें तो के तो खैर कॉन्स्टेंटली बाहर आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। केवल आर वेरी करेगा ए से लेके आर तक, और 1/r² है, और 1/r² तो खैर है ही सही, जो है उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो रो के अंदर है। डीवी की वैल्यू पुट करो r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई। तो ये तो खैर कट जाएगा, और वो आप कर लेना सोल्व, अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं बता रहा ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि अब आर, ये मैंने वाइट कलर से मार्क कर रखा, तो वाइट कलर ही लेंगे हम लोग यहाँ। तो यहाँ पर आर ग्रेटर देन आर वाला हिस्सा है, सॉरी बी वाला हिस्सा है, आर ग्रेटर देन बी वाला हिस्सा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड में मल्टीप्लाई करेंगे गाउसियन सरफेस का, तो 4πr², और वही के अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पूरा हिस्सा भरा हुआ है अंदर का, मतलब ए से लेके बी तक का, वही 1/r² साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अरे समझ गए? सॉल्व कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट, खत्म। तो ये हमारा था। तो स्फेरिकल सिस्टम के सारे सवाल मैं करा चुका हूँ आपको। वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाले सवाल में करा चुका हूँ कि अगर चार्ज डेंसिटी वेरी करती है तो क्या करना है। अब हम लोग कल करेंगे सिलेंड्रिकल सिस्टम के सवाल। तो थोड़ा सा इसको 2 बार पढ़ना, ये सवाल आपको शायद समझ में आए चाहे नहीं आए, बट ऐसा है कि ये सवाल अगर आ जाएंगे 2 बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएंगे आपको। तो मैं एक बार हट जाता हूँ, आपको चाहो तो दिख जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। तो बात केवल इतनी सी है कि आपको इन सवालों को 2 बार तो पढ़ना ही है, तब जाके ये सवाल आप लोग खुद से कर पाएंगे।
ये प्रैक्टिस कराने के लिए मैं कितने सारे सवाल आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कल मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा सिलेंड्रिकल सिस्टम के क्वेश्चंस की, तो कल हम जो भी बात करेंगे वो सारी बात सिलेंड्रिकल सिस्टम के ऊपर बेस्ड होगी। ठीक है, तो कल देखते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।